नमस्कार, सवाल इंडिया के आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो पहले चरण का नामांकन है उसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो समर जो है 2024 का, उसके लिए पहला चरण जो है वो अब शुरू हो गया है। उधर बिहार में महागठबंधन के खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक हो रही है। आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव इसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी इसमें आ रहे हैं। इस मीटिंग में तय होगा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर किसको क्या मिलेगा। इसी दौरान पशुपति पारस की आरएलजेपी और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी की महागठबंधन में एंट्री की भी इस वक्त चर्चाएं जोरों पर है। आपको याद दिला दें कि पशुपति पारस ने कल इस्तीफा भी दे दिया था केंद्र कैबिनेट से। उनके भतीजे चिराग, एक जमाने में उनका इस्तेमाल हुआ चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए, और अब चिराग पासवान को 5 सीटें देकर पशुपति पारस को बिल्कुल अधर में जो एनडीए है, बीजेपी है, उसने छोड़ दिया। आरजेडी राज्य में सबसे ज्यादा 28 जो सीटें हैं, 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। कांग्रेस अलायंस कमेटी के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर पर यह चर्चा जो है, जो बैठक जो है वो होनी है। तो क्यों अभी तक गठबंधन का बंटवारा जो है वो नहीं हो पाया है, किस सीट पर कौन लड़ेगा ये तय नहीं हो पाया है, उसका कारण है कि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। क्या क्या पेच फंसा हुआ है, कौन कौन सी सीटें हैं? बक्सर जो सीट है उस पर अभी थोड़ा असमंजस बना हुआ है। औरंगाबाद, मोतिहारी या पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और जहानाबाद, ये वो कुछ सीटें हैं जहां पर जो ये घटक दल हैं, इनके ऊपर अभी तक इनमें सहमति आपस में बन नहीं पाई है। पूर्वी चंपारण की नवादा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं। हाजीपुर, जो अब चिराग पासवान वहां से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, पशुपति पारस भी वहां से अपनी एनडीए को छोड़कर दावेदारी कर रहे हैं। हाजीपुर और गोपालगंज सीट पर खींचतान जारी है। कटिहार सीट पर तीनों पार्टियां अपना दावा कर रही हैं। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट तीनों कह रहे हैं कि कटिहार सीट उनको मिल जाना चाहिए। बेगूसराय पर कन्हैया कुमार को उतारा गया था। गिरिराज सिंह ने उन्हें हरा दिया था। भूमिहार वोट बेगूसराय में बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब फैक्टर्स पर काम इस वक्त हो रहा है। क्या सीट शेयरिंग पर कुछ आम सहमति आप लोगों की बनी? काफी हद तक सहमति है। थिंग्स आर ऑन ट्रैक। चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं। 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। तो नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाएगा। तो इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। मनीष जी, ये बताइए कि एनडीए का जो जिस तरीके से भी बंटवारा होना था, गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो सहमति उनकी बन गई, महागठबंधन जिसको उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है, उसमें कहां कहां क्या पेच फंसे और क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? क्या फॉर्मूले पर काम चल रहा है? पहले मैं अंकित थोड़ी सी आपको चीज़ें स्पष्ट कर दूं कि जहां तक एनडीए का सवाल है तो उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए में नाराज नहीं है, क्योंकि उनको एक लोकसभा के साथ एक विधान परिषद का भी सीट 2.5 साल के लिए दिया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने आज पटना आते ही साफ कर दिया कि अब वो 40 सीटों का जो लक्ष्य एनडीए ने रखा है उसकी ओर वो अग्रसर हैं। इसलिए अब उनकी तरफ से कोई नाराजगी की खबर नहीं है। जहां तक पशुपति पारस का सवाल है तो आरजेडी उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ में तालमेल करने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि आरजेडी को लगता है कि एक तरफ तो चिराग एनडीए के साथ हैं और साथ ही साथ पशुपति पारस को भी वो अगर लाएं तो बिहार में जो पासवान के सामने महादलित राजनीति होती है, यानी कि जो गैर पासवान दलितों को एकजुट करने की राजनीति नीतीश कुमार ने शुरू की, वो कहीं ना कहीं उनका जो लक्ष्य है कि उस वोट बैंक को, महादलित वोट बैंक को साधा जाए, वो पशुपति पारस को साथ लाने में वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। इसलिए आरजेडी भी पशुपति पारस को बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से घास नहीं डाल रही है। जहाँ तक कांग्रेस आरजेडी का सवाल है तो ये आज जो बैठक होनी थी वो बैठक हो चुकी है। इस बैठक के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि 1-2 दौर की बैठक और हो सकती है और उसके बाद अगले 48 घंटों में क्या हुआ, बैठकों का फैसला और सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय क्या है, उसका पता चल पाएगा। लेकिन जो
कांग्रेस के नेताओं का कहना है, उनका कहना है कि आरजेडी की तरफ से उन्हें मात्र 6 से 7 सीटें ऑफर की जा रही हैं, जबकि उनकी अपेक्षा कम से कम 10 से 11 सीटों की है। लेकिन इन 6 से 7 सीटों में पटना साहिब, वाल्मीकि नगर जैसी सीटें भी हैं जिन पर लड़ने का उनकी इच्छा नहीं है। वो यहाँ तक कि वो अपनी पुरानी परंपरागत सीट जैसे सासाराम भी चाहते हैं कि आरजेडी लड़े, लेकिन आरजेडी ने उनके खाते में डाल दिया है। लेकिन साथ ही साथ वो कटिहार जैसी सीटों को पर फिर से अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी के तरफ से जो सूची उन्हें दी गई है उसमें उसका नाम नहीं है। हालांकि घटनाक्रम बदल रहा है। जैसे आपने देखा कि पप्पू यादव जो जाप पार्टी के अध्यक्ष थे, कल रात में लालू यादव और तेजस्वी यादव से कांग्रेस नेताओं के निर्देश के अनुसार मिले, कटसी कॉल किया। आज उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया है और वो अब महागठबंधन के यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्णिया सीट से उम्मीदवार होंगे। अंकित, तो पूर्णिया सीट के उम्मीदवार होंगे पप्पू यादव। आज हमने वो तस्वीरें भी देखी, मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव भी वहां पर बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर इस जैसे बता रहे थे मनीष जी कि जो समीकरण बन रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो अभी थोड़े दांवपेच बचे हुए हैं। अभी महागठबंधन को भी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी आज कम से कम। पर मनीष जी, जाने से पहले आपसे एक बहुत सवाल और पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है आज कि आज ही सारा मामला सुलझ जाएगा, या आपको लगता है कि अभी इसमें और कुछ दौर बचे हुए हैं? निश्चित रूप से जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कम से कम 48 घंटे और लगेंगे, उसके बाद ही महागठबंधन के तरफ से आप सीटों के शेयरिंग पर या कौन सी पार्टी कौन सी सीटें या कितनी सीटें लड़ेगी उस पर आप कोई महत्वपूर्ण फैसला जो है या अंतिम निर्णय जो है उसके लिए आपको कम से कम 48 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बिहार का पूरा जो गणित है वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की बात करते हैं। और महाराष्ट्र से पहले आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसकी तीसरी सूची जल्द आ सकती है। आज शाम तक उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति इस पर चर्चा पूरी कर चुकी है और इसमें कहा जा रहा है कि 11 राज्यों की करीब 80 और सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। उम्मीद है कि आज तीसरी लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो ये लिस्ट आने के बाद करीब 160 के आसपास कांग्रेस के 160-170 के आसपास उम्मीदवार कांग्रेस के भी तय हो जाएंगे। चुनाव समिति की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे उन राज्यों की सीटों पर चर्चा नहीं की गई जहां कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पहली 2 सूची को मिलाकर अब तक कांग्रेस 82 उम्मीदवार दे चुकी है। अगर 80 इसमें आते हैं तो करीब 162 उम्मीदवार कांग्रेस के हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव समिति के सदस्य हैं, मगर वो इस जो बैठक हुई उसमें शामिल नहीं रहे। वैभव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उस पर सहमति बन गई है और क्या क्या इसमें तीसरी लिस्ट में आप उम्मीद लगा रहे हैं? आपको बता दें कि जो कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है आज लगातार दूसरे दिन होने वाली है। नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। 11 राज्यों की करीब 80 सीटों पर जो है मंथन चल रहा है। कल 3-4 राज्यों पर मंथन हो चुका है, लेकिन अभी कुछ राज्य हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। एजेंडे में जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान, पुदुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, एमपी, गुजरात और राजस्थान, इन करीब 11 राज्यों की 80 सीटों पर एक तरह से मंथन और रायशुमारी की जा रही है। अभी जो जानकारी थी इससे पहले कल तक अरुणाचल, बंगाल और चंडीगढ़ की जो सीटें हैं उस पर एक तरह से मुहर लग गई थी, लेकिन जो अहम और बड़े राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, इन पर अभी भी चर्चा जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आज जो सीसी की बैठक होगी देर शाम तक ये चर्चा पूरी हो जाएगी और रात को लिस्ट भी आ सकती है। इसके अलावा जो अहम अपडेट है कांग्रेस की तरफ से वो ये है कि कई बड़ी ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो रही है आज। अब से कुछ देर पहले बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है। इसके बाद लाल सिंह चौधरी और दानिश अली की भी आज ही ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी जरा गठबंधन के साथ ही रहते हैं।
विपक्ष क्या कर रहा है। अक्सर हम लोग यही बात करते रहते हैं एनडीए में क्या हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, जरा इसकी बात करते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं उसका बंटवारा अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं हो पाया है, ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल जो संभावित सीटों का फॉर्मूला हो सकता है वो कम से कम सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शिवसेना 20 से 22 सीटें पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि वो 20 सीटों पर लड़े, पर शिवसेना 22 सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के खाते में 12 से 15 सीटें आ सकती हैं, वहीं 10 से 11 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को मिल सकती हैं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो है वंचित अगाड़ी, वो 2 सीटें उनको दी जा सकती हैं, लेकिन ये 4 सीटें किसके हिस्से से कटेंगे। अगर 4 सीटें उनको मिलती हैं ये देखना होगा। वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन करना चाहते हैं। अभी तक उनकी शिवसेना और एनसीपी से शायद दाल गल नहीं रही है महागठबंधन में, जब महाविकास अघाड़ी में। तो किस तरीके से अब एनडीए के सामने जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, अपनी तैयारियां करती दिखाई पड़ रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज पहले चरण के चुनाव के लिए जो आज नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। इस वक्त दोनों सेनाएं कैसी खड़ी नजर आ रही हैं। संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के, हमारे साथ बात करने के लिए इस पर जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकृपाल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक थोड़ा सा ये, क्योंकि चुनावों में परसेप्शन की बात बड़ी होती रहती है, ऑप्टिक्स की बात बड़ी होती रहती है। एक तरफ एनडीए दिख रहा है जो लगातार बड़े 200-250 से ऊपर अपने नाम जो है घोषित कर चुका है, गठबंधन पे गठबंधन जुड़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी इंडिया अलायंस में चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर अभी पूरे तरीके से सहमति बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आपको लगता है इसका एक थोड़ा स्लो चल रहे हैं, परसेप्शन लॉस होगा जो विपक्ष है उसको? देखिए, विपक्ष जिस गति से चल रहा है और जो सारी चीजें हुई हैं, अगर आप सोचें कि 6 महीने पहले जब ये बात हुई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि 400 सीटों पर एक के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा, वो बात तो अब सिरे चढ़ती कहीं दिख नहीं रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और जिस सवाल जिसके चलते इतनी देर हो रही है, वो सवाल बेसिकली अलायंस का मतलब यही था कि कितनी सीटें पर कौन लड़ेगा और किस पार्टी की छतरी के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। 2 ही चीज थी। तो अभी तक की जो स्थिति उसमें है कि देखिए, कांग्रेस, जिसको माना जा रहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसको ज्यादा सीटें दे करके उसकी छतरी के नीचे लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन अभी तक जो हालात है कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत रही हैं, वहां कोई भी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, ज्यादा सीटें। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, बंगाल में तो कुछ हुआ नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं। बिहार में देख लीजिए, जैसा कह रहे हैं कि 6 या 7 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में जो भी अभी मिली हुई हैं उनको अखिलेश जी ने दिया है। महाराष्ट्र में आधी सीटों पर तो अकेले शिवसेना लड़ेगी। आधी में जो बचती है वो अगर आप कहिए कि उसमें एनसीपी और कांग्रेस प्लस, अगर जैसा कह रहे हैं अंबेडकर जी को अगर ये उनको भी सीट दी जाएगी तो कहां से मिलेगी। तो ये शुरू से ही ये बात रही है। और अब जो है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक बेचारी पार्टी बनती जा रही, जो राष्ट्रीय पार्टी थी। अब उसको जो क्षेत्रीय पार्टियां देंगी उसको एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। रही बात मांगने की, अंत तक वो करने की कि फला सीट ठिकाना सीट, लेकिन जो स्थिति है अगर आप देखें तो जिस विपक्ष में जिसकी छतरी के नीचे लोग इकट्ठा होते, जो विकल्प बन सकता है, जो आजादी से लेकर आज तक अगर कोई विकल्प चला है 5 साल, तो वही चला है अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का रहा है या बीजेपी का रहा है। इसके अलावा कोई भी विकल्प इस देश में 5 साल का 2.5 साल भी नहीं चला है। तो अभी की स्थिति में यह है कि यही नहीं तय कर पा रहे हैं। एक तरफ जैसा आपने कहा कि 303 सीटों वाली बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है। आप जो है अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। तो एक विकल्पहीनता की स्थिति देश के सामने है, यानी मोदी के सामने कौन। देखिए, ये जनता जो है ना, उसका परसेप्शन क्लियर होगा। और चुनाव में ये सवाल सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होगा, क्योंकि इस तरीके की कैंपेन बीजेपी चला भी रही है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी, आपके पास कौन। पर संजय सिंह जी,
40 बिहार की और 48 महाराष्ट्र की, 88 सीट्स हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 सीटें हटा दी जाएं तो उसके बाद ये दो बड़े अहम राज्य हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के अलावा। 88 सीट्स, इतना महत्वपूर्ण, इस पर कम से कम तेज गति से काम करने की आवश्यकता थी। लग रहा है कि अभी कम से कम बिहार में तो एनडीए का पूरा काम हो ही चुका है। विपक्ष अभी ना तो दोनों राज्यों में संभल नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में खैर अभी एनडीए को भी अपना दांवपेच पूरे अपनी करने हैं, सीटों का बंटवारा होना है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो कितनी विकट समस्या आपको दिखाई पड़ रही है समय जैसे निकलता जा रहा है? देखिए अंकित, इसमें दो चीजें हैं, एक रियलिटी की और दूसरी परसेप्शन की। और रियलिटी में कई बार लास्ट मिनट होता है, लेकिन परसेप्शन वो ठीक चलता है। यहाँ परसेप्शन में किस तरह की चीजें जा रही हैं या जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है। राहुल गांधी, जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है उसमें राहुल गांधी नहीं जाते। इसके पहले वो थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब पहले हुई थी उस समय में आए थे, जहां मूल रूप से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप बतानी है। और ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि उनके हिसाब से खड़गे जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उन्होंने समझौता नहीं किया, 42 सीटें अपने आप उन्होंने घोषित कर दी। तो अलायंस आप पार्टनर आपको कितना सीरियसली ले रहे हैं या ले रही हैं, ये चीज एक पब्लिक परसेप्शन में एक चीज हो जा रही है। दूसरी, राहुल गांधी का इस समय में, क्रिटिकल समय में वो घूम करके आए हैं, अपनी न्याय यात्रा जो भी वो करके आए हैं, उसमें उन्होंने क्या मैसेजिंग की, जनता के बीच में क्या बातें गई, लोग सुन रहे थे वो जहां जो भी कह रहे थे, उससे एक परसेप्शन बनता है। आपकी पार्टी की जो मूल चीज है इलेक्शन लड़ते समय, वो है इलेक्शन की स्ट्रैटेजी, जिसमें टिकट का बंटवारा और अपने अलायंस पार्टनर के साथ बाकी आपकी जो भी बात होती है आप स्वयं न करें, लेकिन बाकी लोग जो करें उसके मुताबिक आप निपटाएं और अपने काडर को मार्शल आउट करें। आप उस मीटिंग में जाते नहीं। आपके जो भी बड़े नेता हैं, आज ही मैं देख रहा था प्रतिभा सिंह जो है हिमाचल प्रदेश में, मतलब वीरभद्र सिंह की पत्नी, उन्होंने मंडी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कल उनके मतलब एक प्रखर प्रवक्ता रोहन गुप्ता, उन्होंने चुनाव लड़ने से टिकट मिलने के बाद उन्होंने वापस कर दिया। ऐसा कई जगहों पे हो रहा है कि आपके मूल लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आपने समझौता किया, आपने उनको गुजरात में भी सीट दी, वहां केजरीवाल जाके कहे कि अगला विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे, ये 2 सीट हमें जिता दो, अगला विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। दिल्ली में बीजेपी अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी, आम आदमी पार्टी कर चुकी। और जो मैं लिस्ट देख रहा था, 11 स्टेट की लिस्ट आप बता रहे थे जो आज चर्चा होनी है उनके इलेक्शन कमेटी में, उसमें दिल्ली का नाम मुझे नहीं दिखा। यूपी, रायबरेली, अमेठी में अभी तक यूपी की आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब रायबरेली अमेठी के बारे में आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। ये कौन सा परसेप्शन बिल्ड कर रही है कांग्रेस पार्टी, किस तरह की सोच से वो चुनाव में जा रही है? एक तरफ सही में प्रधानमंत्री, जहां उनका वीक मतलब एरिया था बीजेपी के लिए, वहां ब्रीचिंग न्यू बाउंड्री, नए क्षेत्र में घुसने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, पूरी पार्टी वहां पे वो लगी हुई है। दूसरी तरफ ऐसा चीज है, तो परसेप्शन में कांग्रेस काफी वीक इस समय में दिख रही है। ठीक है, हमने इनकी कमजोरियां की तो हमने बात जरूर की, लेकिन जैसे चुनाव, रामकृपाल जी, जैसे जैसे चुनाव और तारीखें नजदीक आएंगी, पहला फेज नजदीक आएगा जैसे चुनाव का, आपको लगता है कि जनता को इन सब मुद्दों से बहुत फर्क पड़ता है कि किस पार्टी में कितनी जल्दी टिकटों का बंटवारा हो गया, या जनता को अपने मुद्दों से ज्यादा उस वक्त का, जिस तरीके का जो इनके मैनिफेस्टो है या जो इनके वादे हैं, जिस तरीके का लीडरशिप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं, उससे किसने कब डिक्लेयर किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बेगूसराय के सामने एक सीधा एग्जाम्पल। चलिए एक एक करके, संजय जी पहले अपनी बात खत्म कर लें, फिर कृपाल जी। जी संजय जी, अब आपने शुरू कर दिया तो आप फटाफट अपनी बात निपटा लीजिए। जैसे बेगूसराय आपके सामने एक सीधा एग्जाम्पल है। उस समय गिरिराज सिंह बेगूसराय में काफी देर से अपना उन्होंने नामांकन भरा था, और सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार, पूरा मीडिया कन्हैया कुमार के पीछे वो था। चुनाव के नतीजे क्या है, 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह जीत गए, लगभग 4 लाख वोट से वो जीते थे। तो उसका फर्क नहीं पड़ता। आप क्या मोमेंटम बिल्ड करें, पार्टी का क्या मोमेंटम है, आपका वहां सपोर्ट बेस कैसा है, लोगों की वो कैसी है, इस चीज पे। जैसे मान लीजिए तो रामकृपाल जी, क्या यही बात मानी जाए कि अगर आप देरी कर रहे हैं तो कम से कम आपके कार्यकर्ताओं में भी आप वो मैसेज भेज रहे हैं कि देखिए तैयारी कैसे करें? कोई कार्यकर्ता कहां उठकर क्या झंडा उठा के चलना शुरू करे जब तक ये आपने नेताओं ने तय ही नहीं करा है कि कौन कहां लड़ेगा? बिल्कुल अंकित जी, देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है। जैसा देखिए अभी कुछ बहुत सारे ओपिनियन पोल आए हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करता, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से देखा है। उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जनता से पूछा गया कि आप किसके, मतलब क्या मुख्य कारण है जिस पर आप वोट देंगे। तो 85% ने कहा है मोदी जी,
फिर सवाल किया गया कि आपके लिए कैंडिडेट मैटर करता है कि नहीं। 85 ने कहा कि कैंडिडेट मैटर नहीं करता है, हम मोदी जी के लिए वोट देंगे। और ईमानदारी से बात कहूं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि 14 में भी ये रेफरेंडम था मोदी के नाम पे। आप याद कीजिए, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, खुद विपक्ष ने कहा था कि ये रेफरेंडम है नोटबंदी पर। तो 19 का भी चुनाव मोदी के नाम पे हुआ, आज भी है। तो बेसिक बात, अगर शीर्ष से आप चलें तो कोई चेहरा नहीं है। और सीधी बात है कि वोटर के लिए बड़ी आसानी होती है किसी को चुनना जब कोई विकल्प नहीं होता। आज की तारीख में, आज 20 तारीख हो गई है, इस देश में मोदी का कोई विकल्प किसी कॉमन मैन से पूछ लीजिए तो नहीं है। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति है और पार्टी भी है, दूसरी तरफ पार्टियां हैं, पार्टी नहीं है, पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपको कहूं, देखिए इस बार के चुनाव में या पिछली बार की 4 स्टेट ऐसी हैं जो इस देश का भविष्य किस तरफ जाएगा तय करेंगी। वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये मिला करके 210 सीटें होती हैं। इस 210 सीटों में से सोचिए आप कि क्या कांग्रेस 100 सीट पर भी नहीं लड़ रही है। आप कल्पना कीजिए, इनमें 100 सीट पर भी बंगाल में कोई समझौता नहीं हुआ। बिहार में आप जितना दे रहे हैं 7 या 8 सीट जो भी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 11, 12 या 17 जो भी कर लीजिए, महाराष्ट्र में जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से 10-11 होगा। तो टोटल तो 50 सीट भी नहीं है कांग्रेस को। तो आप ये बताइए कि बस एक मिनट और, बाकी जो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट मोर देन 90% रहता है। तो फिर सवाल इस बात का है कि जब ये हालत है तब भी आप इतना डिले कर रहे हो तो बिल्कुल सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रणनीति पर एक सवाल उठता है कि आपने क्या सोचकर इस चुनाव में, क्या एक तो परसेप्शन आप क्या बनाना चाहते हैं, दूसरा आपकी रणनीति क्या है। जैसे 4 राज्यों की जो आप बात कर रहे थे, 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन क्या एकजुट होकर विपक्ष, जो पहले इन्होंने कहा था कि हर सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट देंगे बीजेपी के खिलाफ, उस लक्ष्य को भी तय कर पा रहा है। बात सिर्फ विपक्ष की आलोचना करने की नहीं है, बात इस बात की है कि क्या इस देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष इस वक्त बीजेपी और एनडीए के सामने खड़ा है, और उस पर चर्चा जरूरी है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला टॉपिक ऑफ द डे, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। बिहार और महाराष्ट्र में सीटों का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। इस पर जल्द ही तस्वीर साफ हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में नाई की दुकान चलाने वाले एक शख्स ने घर में घुसकर 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। ये दोनों बच्चे सगे भाई थे, जिनमें से एक की उम्र 6 साल और दूसरे की उम्र 13 साल बताई जा रही है। आरोपी ने 8 साल के तीसरे बच्चे की भी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से जान बचाकर अपनी मां के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने वहां जमा हो गए और गुस्साई भीड़ ने थाना सिविल लाइन की मंडी समिति पुलिस चौकी और आरोपी साजिद की दुकान के बाहर आगजनी की। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि हत्या के इस मामले में साजिद के भाई जावेद का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान थाना सिविल लाइन्स में तैनात इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई को भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात जो है वो इस इलाके में काबू में है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे।
दोनों यही दुकान में काम करते थे, दोनों की दुकान है ये। दो भाई अच्छा। कल जानकारी ये बच्चों ने फोन किया था हमारी मैडम ने कि वो आया था कि बोले भाभी मुझे 5,000 रुपये दे दो हमारी मैडम की डिलीवरी होने के लिए। हमने की कोई बात नहीं, दे दो, कल वापस कर दिया, कोई बात नहीं, दुकान सामने ही है उसकी है। तो उसे 5,000 रुपये दे दिए। तो बड़े वाले लड़के से बोला कि बेटा पानी ले आओ। तो पानी लेके वहाँ बोला कि चलो अच्छा ऊपर देख के आते तुम्हारे पार्लर का कहाँ पर है। आयुष चला गया हमारा ऊपर उसके साथ में, उसने उसको खत्म नहीं कर दिया। और छोटा वाला उसको बोल दिया कि पहले कि पानी ले आओ, गिलास में पानी लेके आ रहा था। तो पानी लेके वहाँ पहुँचा है तो उसे भी पकड़ लिया। जब बीच वाला भाग के बाद देखने गया था, मतलब उसे पता नहीं था क्या हो रहा है यहाँ। जब देखा उसने तब उसने कहा कि मम्मी वहाँ मत जाना कि वो भैया उसको काट रहे हैं भैया को, तब हंगामा मचा है। हमारे सहयोगी मुकेश ने साजिद की पत्नी से भी बात की और समझने की कोशिश की कि उसने इस पूरे मामले को क्यों अंजाम दिया। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया है। साजिद की पत्नी सना मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सना, ये पूरी इतनी बड़ी घटना हुई, 2 बच्चों की हत्या हो गई, क्या जानकारी आपके पास मिली है, क्या कुछ पता चला है आपको? हमें यही पता चला है, वो सुबह पता चला है, आज सुबह। हाँ। तो साजिद से आपकी बातचीत कब हुई थी? बता ना रहे हैं, 8 दिन पहले हुई थी। अच्छा। उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी। तो 8 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? क्यों, क्या वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, जब मोबाइल ही नहीं था तो बात कहाँ से होती। अच्छा। कल कोई बातचीत हुई हत्या के पहले या बाद में? कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। साजिद ने संगीता, जिसके बच्चों की हत्या हुई है, उससे कहा था कि हमारी पत्नी जो है गर्भवती है, क्या कोई ऐसी बात है? ना। अच्छा, कोई बात नहीं। गर्भवती नहीं है आप? ना। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे एक नहीं। अच्छा, आपके 2 बच्चों की पहले मौत हो चुकी है? अच्छा, तो साजिद ने कभी बताया था कि जो संगीता जिनके बच्चे मरे हैं उनके परिवार से कोई झगड़ा चल रहा हो पहले? ना, कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कोई बात हुई हो काम के सिलसिले में? कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, साजिद ने ऐसा क्यों किया होगा? हमें क्या पता। अच्छा, आपको लगता है साजिद ने ऐसा किया होगा? हमें तो नहीं लगता। हमें तो नहीं लग रहा है। अच्छा, कभी कोई झगड़े वाली बात नहीं बताई? ना। तो साजिद ने झूठ क्यों बोला वहाँ पर संगीता से कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए? हमें क्या पता, वो नहीं को पता होगी। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब से रह रही हैं मायके में अपने? 15 दिन हो गए। अच्छा, पहले आप वहीं थी बदायूं में? 15 दिन से आप यहाँ पर रह रही हैं? बनाओ ना सकानू में। अच्छा, वहाँ रह रही थी आप? तो अब तब से आप यहाँ पर रह रही हैं। पुलिस ने कोई संपर्क किया आपसे? ना, कोई संपर्क नहीं किया पुलिस ने। तो ये हैं साजिद की पत्नी, जिनका कहना ये है कि वो गर्भवती नहीं है। साजिद ने संगीता से झूठ बोला और साथ में उनके 2 बच्चों की मौत पहले ज़रूर हुई थी, लेकिन फ़िलहाल वो गर्भवती नहीं है और साजिद से उनकी 8 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई है। उनको नहीं पता कि आखिर साजिद ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया। बदायूं से कैमरामैन मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस मामले पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बदायूं से। मुकेश, पुलिस क्या कह रही है? मामला क्योंकि इतना पेचीदा है और इतना निर्मम मामला है कि क्या कारण है कि क्यों इस तरीके से 2 बच्चों की हत्या कर दी गई? देखिए, जो उसमें मुख्य आरोपी था साजिद, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया है। तो उसका जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो पुलिस के मुताबिक अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर साजिद ने दोनों बच्चों की हत्या क्यों की है। पुलिस के मुताबिक जावेद भागा हुआ है, जो उसका भाई है। जब जावेद पकड़ा जाएगा उसके बाद शायद कुछ चीज़ें साफ हों। वहीं इस मामले में पुलिस तमाम एंगल से जाँच कर रही है और पुलिस का दावा ये है कि जाँच के बाद वो पता लगा पाएगी कि आखिर साजिद ने हत्या की है। लेकिन निश्चित तौर पर 2 बच्चों की हत्या के बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर 2 बच्चों की क्या गलती होगी और एक साजिद ने 2 बच्चों को क्यों मारा, हत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है। ये सवाल यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों के मन में है और जवाब जो है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। पुलिस भी जांच कर रही है। फिलहाल पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देखिए कि चारों तरफ जो पुलिस के जवान हैं, इस मकान के आसपास सभी जगहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि कल जैसे ही साजिद ने इस वारदात को अंजाम दिया उसके बाद लोग गुस्से में आ गए और लोगों ने इस मकान के सामने जो साजिद की ये दुकान है, इस दुकान के अंदर से सामान बाहर निकाला और उसको आग के हवाले कर दिया। तो
लोग काफ़ी गुस्से में थे, चूँकि जो कातिल है वो अलग समुदाय से है और जो मृतक बच्चे हैं वो अलग समुदाय से हैं। तो सांप्रदायिक माहौल ख़राब ना हो, इसको देखते हुए पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी कोई उपद्रव ना करने पाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो बदायूं पुलिस है उसकी 5 टीमें तमाम जगहों पर दबिश दे रही हैं। जावेद की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जो मृतक बच्चों के पिता हैं उनका बयान भी दर्ज किया है, उनकी पत्नी का बयान दर्ज किया है और तमाम जो घटनाक्रम है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी ली है। लेकिन अभी तक की जांच के बाद ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर साजिद ने इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और इस पूरी घटना में जो 2 बच्चे मारे गए हैं उनका एक भाई बच गया है, उसका स्टेटमेंट भी पुलिस रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि वो चश्मदीद गवाह है। उसके सामने ही बच्चों की हत्या हुई और वो खुद साजिद के चंगुल से निकलकर वहाँ से भागा था। तो एक दर्दनाक घटना है, एक भयावह घटना है और इस पूरी घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। लोग गुस्से में हैं, सदमे में हैं। बिल्कुल जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त ताज़ा जानकारी हमारे दर्शकों तक लेके आने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के कोटा में मध्य प्रदेश की एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग जो है वो लगा है। जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें छात्रा 2 संदिग्धों के साथ दिखाई पड़ रही है। अपहरण के बाद बदमाशों ने छात्रा के पिता को फोटो भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पैसे नहीं देने पर बेटी की हत्या करने की धमकी भी दी गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र की निवासी ये छात्रा सितंबर 2023 में कोटा में रह रही थी। घटना सामने आने के बाद कोटा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अवैध पार्किंग से वाहनों को उठाने वाले ठेकेदारों का एक नया कारनामा सामने आया है जिसमें अपनी गाड़ी में बैठे हुए 2 बुजुर्ग दंपत्तियों को ही उन्होंने गाड़ी के साथ टो करके ले जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। घटना नोएडा के सेक्टर 50 की बताई जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस ने सफाई दी है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस क्रेन को सीज कर लिया है। क्रेन संचालकों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दिखाई दिया कि एक लाल रंग की गाड़ी को टो करके ले जाया जा रहा है। काफ़ी रफ्तार में ये गाड़ी जा रही है, टो करके इस गाड़ी को ले जाया जा रहा है। और आश्चर्य तब हुआ जब टो की हुई गाड़ी के अंदर बुजुर्ग लोग बैठे हुए दिखाई दिए और ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इसके बाद जो नोएडा पुलिस है उसने वो हरकत में आई और अब उसने ये कार्रवाई की है कि जो क्रेन इस गाड़ी को उठाकर ले जा रही थी, टो करके ले जा रही थी, इस क्रेन को नोएडा पुलिस ने जब्त कर लिया है। और जिन लोगों ने इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया था, इस तरह की कार्रवाई का मतलब कि लोग बाकायदा गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने बैठे बैठे ही जैसे कि गाड़ी को टो इसलिए किया जाता है कि आपने या तो गलत जगह पर पार्क कर दी है या फिर कुछ सामान ऐसी जगह रख दिया गया है जहां से आप रास्ता बाधित कर रहे हैं। लेकिन इंसान सामान नहीं हो सकता, गाड़ी इंसान नहीं हो सकती है। गाड़ी को टो करने के साथ साथ उन्होंने इंसानों को भी वो उठा कर ले गए। तो ये एक गलत हरकत या फिर एक आपराधिक कृत्य माना गया और इसकी वजह से नोएडा पुलिस ने ये क्रेन फिलहाल जब्त की है। और जो 2 लोग इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई नोएडा पुलिस कर रही है। दरअसल है क्या नोएडा में कि नोएडा अथॉरिटी जो है वो ठेके पर पार्किंग जो है वो देती है और उठाने का भी काम जो है वो ठेके पर ही चलता है। तो प्रति वाहन के हिसाब से बताया जाता है कि पेमेंट होती है इन ठेकेदारों को। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जहां मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, कई बार तो गलत तरीके से भी गाड़ी उठा दी जाती है। तो इस तरह से जो है गाड़ी उठाने की कार्रवाई भी नोएडा के अंदर चलती है। तो संभव है, अभी ये पक्ष सामने नहीं आया है कि क्या हुआ था। जो पीड़ित पक्ष है, जो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका क्या कहना है, ये अभी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन उस वीडियो में दिखाई दे रहा है
है कि गाड़ी टो हुई है और टो करने के साथ क्रेन ने उठाई हुई है वो गाड़ी, और उसमें लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग वो नज़र आ रहे हैं, और उसमें जो है उनको साथ ले जाया जा रहा है। तो सेक्टर 50 से बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को टो किया गया, और सेक्टर 32 में जो एक पार्किंग है वहाँ पर ले जाकर इस गाड़ी को छोड़ा गया है। तो फिलहाल अभी जो जानकारी है वो यही है कि इस क्रेन को, ये जब से वीडियो वायरल हुआ, इस क्रेन को जब्त किया गया है, और आगे की जो कार्रवाई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह से गलत तरीके से गाड़ी टो की और लोगों को गाड़ी के साथ उठाकर लेकर चल दिए, ऐसे कि जैसे कि कोई ये लोग भी जो हैं वो सामान हैं, तो उनके खिलाफ अब नोएडा पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी स्टीफन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, वहां केंद्र ने अपना जो हल्फनामा है वो दाखिल कर दिया है। नए कानून पर रोक लगाने का विरोध केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ईसीआई की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती। उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की से निष्पक्षता से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव आयुक्तों की क्षमता और उनकी पात्रता पर सवाल ना उठाए जाएं। याचिकाकर्ता ने राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश इस पूरे मामले में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को जीत पर बधाई दी। पुतिन राष्ट्रपति के तौर पर 5वीं बार रूस में चुने गए हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन पर जीत की बधाई दी है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से भारी मतों से जीत कर आए हैं। 88% के आसपास उनको वोट मिला और उनके लिए एक बड़ी जीत है। 2030 तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। इस जीत के बाद मई में शपथ होगा नए कार्यकाल के तौर पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर उनको जीत की बधाई दी है। साथ ही साथ दोनों ही नेताओं ने आपसी समन्वय, आपसी सहयोग को और ज़्यादा मजबूती देने के मुद्दे पर भी बातचीत की। जिस तरह से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, ऊर्जा के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में जो आपसी सहयोग है वो बढ़ा है। भारत एक बहुत बड़ा आयातक बनकर उभरा है प्रतिबंधों के बाद। रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बाद, और तकरीबन 40% जो रूसी तेल है वो भारत खरीद रहा है। हालांकि पश्चिम के देश जो हैं इस बात को लेकर भारत की आलोचना करते रहे, लेकिन भारत की अपनी जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरत है, जो अपनी जनता के लिए जो उसे मुनासिब लग रहा है, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। और न सिर्फ व्यापार बल्कि रणनीतिक साझेदारी के तौर पर भी दोनों ही देश जो हैं वो काफ़ी करीब रहे हैं, और इस संबंध को और आगे बढ़ाने की दिशा में भी दोनों देश के नेताओं के बीच जो है वो बातचीत हुई है। जो यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है उस मुद्दे पर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई है। क्रेमलिन की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ जो ब्रिक्स है उस फॉर्मेट के तहत दोनों देश जो आपसी सहयोग कर रहे हैं बहुराष्ट्रीय मंच के जरिए भी, उसको भी आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। और साथ ही साथ राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की जो शुभकामना है वो भी दी है। तो दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे से बातचीत की, संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, और आपसी जो रणनीतिक साझेदारी है, जो आपसी सहयोग है, व्यापार है, उसको बढ़ाने पर जोर दिया। और दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामना जो है वो भी दी है। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।